हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। ग्लूडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 9 की वीडियो होने वाली है, जो कि IIT जेईई मेंस और एडवांस दोनों के पर्पज से होगी। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक। प्रोडक्ट of two complex number। लेकिन ये मल्टीप्लाई जो होगी ये इन द फॉर्म ऑफ यूलर फॉर्म्स होगी, ठीक, इन यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्मूला आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो अभी पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल्स टू R1। आप इसे e की पावर आयोटा थीटा 1 भी कह सकते हैं, R1 सिस थीटा 1 भी कह सकते हैं, या R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ये भी कह सकते हैं, ठीक। कोई Z2 नाम का दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप अगेन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे थीटा 2 R1 R2 सिस थीटा 2 या R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर मैं बोलूं बेटा आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, आई थिंक आप में से मोस्टली बच्चे इसमें और इसमें कंफर्टेबल ना होने की जगह पर इसमें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, इसी की केस को सोल्व करते हैं। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करो, R1 इंटू R2 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जरा अंदर और चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आ कितना रहा है। R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 I इंटू आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो बेटा I इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक। एक बार अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा 1 की आई साइन थीटा 2 में प्लस का आई कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। एक बार इसकी आई प्लस का आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 साइन थीटा 1 कोस थीटा 2। चलिए इसे ठीक से देखिए, ये कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 है यहां पर जो लिखा है। एक्चुअल में ये क्या कहना जा रहा है, R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहां पर प्लस आयोटा कॉमन, ये साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इससे एक और चीज हमारे सामने आई कि Z1 और Z2 की जो मल्टीप्लाई आ रही है वो R1 R2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है, यानी कि R1 R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है, मान लीजिए, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट किया तो उनके एंगल्स जुड़ गए हैं और उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं R1 और R2 उन दोनों की प्रोडक्ट हो गई है। इसी केस को मैं ऐसा करता हूं, फिलहाल के लिए इसे अल्फा लिख देता हूं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 R2 e की पावर आयोटा अल्फा, इसे नहीं कहते हैं, चलो आगे से अलग से कर लेते हैं, इसमें आप अनयूजुअली कंफ्यूजन में क्रिएट होंगे। ये चीज क्लियर हुई हमने कैसे किया। नेक्स्ट केस पे चलते हैं जरा।
मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 आर ई की पावर आयोटा अल्फा, ठीक। और आपने इसमें किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आर को ना छोड़ करके ई की पावर आयोटा थीटा की मल्टीप्लाई कर दी, तो z1 इंटू z2 जो आ रहा है आर इंटू इसका मॉड्यूलस, क्योंकि यहां पर 1 दिखा रहा है तो ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, यह हालांकि डायरेक्टली आंसर आता है ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा, ठीक। देखो प्रोडक्ट निकालने का तरीका तो आसान तरीका तो वही है जो मैंने अभी सिखाया, ये भी एक इजी मेथड है, ठीक। उदाहरण के तौर पर हम इसे कैसे देखें, डायग्राम में कैसे समझें। मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स है कुछ इस फॉर्म में, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रखा है और इसकी वैल्यू है z अल्फा वाला आर ई की पावर आयोटा अल्फा, ये वाला है मान लीजिए, ठीक। इसमें आपने ई की पावर आयोटा थीटा की मल्टीप्लाई करी और इसकी वैल्यू हो गई ई आई अल्फा प्लस थीटा। इट मेक्स सेंस कि ये यहां से हो सकता है यहां आ गया हो और इसने एक पर्टिकुलर एंगल थीटा चला है और अब इसकी यहां पर जो वैल्यू है वो नया z1 z2 जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो है आर ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा। इट मेक्स सेंस कि इसने यहां पर एक एंगल थीटा कवर किया है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने एक एंगल थीटा कवर कर लिया। चलिए, तो जब एंगल आर ई की पावर आयोटा थीटा की मल्टीप्लाई हुई, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहला वाला था, पहला वाला कौन? z1 था, इट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा, बाय एंगल थीटा। कोई कंफ्यूजन? आसान है। उदाहरण देकर समझाता हूं, इसे हटाते हैं। मान लीजिए कि कोई केस है z आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक। आपने बोला सर मैं इसमें आई की मल्टीप्लाई करूंगा, किसकी? आई की। ठीक है बेटा, कर लो, आयोटा थीटा इंटू आई, ठीक। एक्चुअल में आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं जरा। इसका मॉड्यूलस होने वाला है 1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। इसकी वैल्यू इसके इक्वल कब आएगी? जब थीटा कितना होगा? π/2। मॉड्यूलस 1 कोस π/2 की वैल्यू होती है 0 प्लस आयोटा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये वाली वैल्यू हो गई 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इसको तो काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वाला π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ रहा? आई आ रहा है, ठीक। अब इससे हमें पता चला कि एंगल उस समय पर कितना कवर किया गया था? उस समय पर एंगल हुआ था 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, π/2, ठीक। इट मेक्स ए सेंस कि जब आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में π/2 की मल्टीप्लाई करी, उस समय पर उसने π/2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आसान था। और कुछ चेक करें, चलो एक और एग्जांपल के साथ चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि z1 की वैल्यू अगेन आप ई की पावर आयोटा थीटा है और आपने बोला सर मैं इसमें -1 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक। तो अब ये बताओ कि इसका एंगल कितना रोटेट हुआ? आपने अगेन वही लगाया -1 को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। मॉड्यूलस कितना आ रहा है इसका? r की वैल्यू तो 1 ही आएगी बेटा, निकाल लेना। -1 को आप कैसे लिखोगे? आपने आयोटा को कैसे सोचा? आयोटा को आपने ऐसे सोचा होगा 0 + 1i। इसका मॉड्यूलस आपने कैसे निकाला होगा? √x² + y² करके, ऐसे तो निकाला होगा, यानी कि 1 आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक। -1 का मॉड्यूलस कैसे निकालोगे? -1 लिखा हुआ है, -1 + 0 आयोटा, x की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 0, रूट देखो
-1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1 प्लस 0 1 आ रहा है। ठीक, ये केस है आपके सामने, कोई कंफ्यूजन? अब ये -1 एक्चुअल में कैसे आएगा? कोस थीटा देखो, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू होगी 0, कोस पाई की वैल्यू होगी -1। ठीक, यानी कि कौन सा एंगल ट्रेवल करा? एंगल पाई ट्रेवल करा। एंगल पाई भी कितना ट्रेवल करा? एंगल पाई किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। दैट्स इट, दैट्स ऑल इट। चलिए खत्म करते हैं इसे, इतना सफिशिएंट है आई थिंक एंगल के बारे में जानकारी निकालना। इस पर अब आप किसी भी दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और दिखाता हूं। अब हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, सामने वाला केस रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, साइड आ रही थी कि एक कोई सी साइड बन रही है तो उसे पहचानेंगे कैसे, उस केस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, तो आप x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 4, तो आप बोलेंगे सर इसकी पोजीशन ये आ रही है 3 + 4i, ये Z1 मान लेते हैं। ठीक, एक्चुअल में ये पॉइंट है, क्या है? पॉइंट 3,4। ठीक, दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि कोई इधर है, -4,2 मान लेते हैं, x पर -4 और y पर -2। ठीक, यानी कि -4i प्लस -4 -2i, ये केस है। ये दूसरा पॉइंट बन गया। सिंपल तरीका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में पढ़ी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। बीच की दूरी का फॉर्मूला तो अब भी वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वही मैं कहना चाहता हूं कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स पोजीशन को दिखा रहा है, Z1 R1 मान लीजिए एक पोजीशन है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में नहीं, आर्गन प्लेन में। ठीक, Z2 भी कोई पोजीशन है मान लीजिए, ये दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशंस हैं। ठीक, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो फॉर्मूला इसके बीच में लगाते तो वो क्या लगाते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर फॉर्मूला बनेगा मॉड्यूलस ऑफ z2 - z1। कोई कंफ्यूजन? मॉड्यूलस ऑफ z2 - z1। आपने z2 निकाला, क्या था? ये z1 निकाला, ये दोनों को माइनस किया। ठीक, फिर उनका मोड निकाल दिया। ध्यान से देखो एक्चुअल में क्या होने वाला है। Z2 की वैल्यू आपने मान लीजिए ये रखी -4 - 2i, माइनस Z1 की वैल्यू कितनी रखी? 3 + 4i। अब आप i के साथ तो i को ही लेंगे और विदाउट i के साथ विदाउट i को लेंगे। -4 -3i, -3 माइनस का क्या रहा है? -2i -4i। मॉडल लगा रहने देते हैं, अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये चीज नजर नहीं आ रही, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसे। यहाँ लेके जाते हैं। ठीक, -4 -3 -7 -2 और -4 कितना है? -6i। अब इसका मॉड्यूलस निकालो, √-7 का स्क्वायर प्लस
6 का स्क्वायर। इस चीज को आप चेक करो, देखिए जरा, 49 प्लस 36 सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट से 15 का 5 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8। देखिए है आसान। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आपने डिस्टेंस निकाली। अब इसमें आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला, आपको याद होगा कि दो पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट उन दोनों को डिवाइड कर दिया करता था। मैं एक बार याद दिलाता हूँ वो केस, इसे आई थिंक आपको समझ में आया हो। मैं इसे हटाता हूं। एक सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था, मैं कुछ उस तरीके से आपको याद दिलाता हूं। Z1 और Z2, मान लीजिए कि बीच में कोई पॉइंट है, x1 y1 लिखता हूं मैं फिलहाल इसे, x1 y1 या x2 y2। बीच में कोई पॉइंट है x, y जो इसे m, n के रेशियो में बांटा हुआ है, m, n के रेशियो में बांटा हुआ है। तो x y के कोऑर्डिनेट कैसे आते थे? m1 x2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही आता था। y के कोऑर्डिनेट भी mx my1 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया। मतलब मान लीजिए कि कोई पॉइंट है बीच में और उस पॉइंट की आपको क्या बतानी है? कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट वही फॉर्मूला लग जाएगा आगे। मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है इन दोनों के बीच में PZ करके, तो PZ के जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं? M, यहां पर M और N रेशियो में बांट दिया मान लीजिए, ठीक। इसे आप Z1 मान रहे हैं और इसे आप Z2 मान ले रहे हैं, लेट्स सपोज। तो MZ2 प्लस MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N, ये लीजिए फॉर्मूला तैयार हो गया। बीच में किसी भी कोऑर्डिनेट को निकालने का जो इसे 2⁵, 3⁵5, 5⁵7 में बांटेगा, ठीक। मान लीजिए कि वो इन दोनों के मिडल पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, बीच में PZ, ये कहां पर है? मिडल में। मिडल में होगा यानी कि M और N की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। हम मान लेते हैं M और N की वैल्यू MN ना होकर के 1 1 है। कितनी है? 1 1। भाई इक्वल है तो इक्वल है, आपको MN को MN के बराबर ही मानना है तो आप XX लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, KK लेकर भी कर सकते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो M और N की वैल्यू कितनी हो गई? सेम हो गई। मान लो MZ2 NZ1, N की वैल्यू भी M के बराबर, क्योंकि मिड में है ना, M प्लस M कॉमन ले लो, Z2 प्लस Z1 अपॉन 2M। 2M से M कट गया, 2 यहीं रह जाएगा, है ना। तो आपके पास केस क्या बना इसका? Z2 प्लस Z1 बाई 2, Z2 प्लस Z1 बाई 2। ये कोऑर्डिनेट आए उस पॉइंट के जो किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में का पॉइंट है उसके। क्लियर था? ये सेक्शन फॉर्मूला था, इससे पहले ये वाला, ये भी सेक्शन फॉर्मूला था। ये मिड पॉइंट का सेक्शन के लिए अप्लाई किया गया सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल था। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उतारिए, नेक्स्ट केस पर जल्दी से चलते हैं। हाँ, ध्यान से देखेंगे। अब मान लेते हैं 4 पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 R मैं ऐसे लिख देता हूं, मतलब पोजीशन के आधार पर लिख देता हूं, है ना। R ना लिखें तो भी काम चल जाएगा। Z1, Z2, Z3 और Z4, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है
जो नॉन कोलिनियर है। कैसे? नॉन कोलिनियर, यानी कि सभी एक लाइन पर नहीं है। अब एक लाइन पर नहीं है तो क्या बनाएंगे? ये कोई ना कोई पोजीशन बनाएंगे, Z1, Z2, Z3 और Z4। Z1, Z2, Z3 और Z4। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है, या तो पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है, या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है? हम उसकी कंडीशन लिखने वाले हैं आज, कि एग्जाम में ऐसा सिनेरियो बने कि सामने वाला ये पूछे कि ये है क्या, बताओ, तो वो कंडीशन आपको पता हो। एक तो ये मेरे फोन का अंतिम समय आ गया, मुझे लग रहा है कैमरे को ब्लर दिखा रहा है सारा। कैसे करें? कैमरे का मतलब फोन का कैमरा हमको ब्लर दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं। हाँ बेटे, Z1, Z2, Z3 और Z4। तो इसमें 4 केसेस करने हैं हमें। चारों केसेस में आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाइए, मुझे याद नहीं है कि क्या क्या अंदाजा लग सकता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरा केस आ जाएगा एक रोम्बस, एक आ जाएगा केस स्क्वायर, और लास्ट केस एक और ले लेते हैं, रेक्टेंगल। 1 बाय 1 सीक्वेंस में चलेंगे और देखेंगे। अब इन सब की मुझे जरा खासियत याद करके बताओ कि क्या खासियत होती है, क्या अच्छी बात होती थी इन सब में। पैरेललोग्राम की अच्छी बात यह होती है कि इसके आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक, इक्वल हो सकती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। हम पैरेलल पे चर्चा करेंगे। इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होती है, फिक्स्ड रूप में इक्वल होती है, स्क्वायर में चारों इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी चारों इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में पैरेलल होती हैं। तो जरा इमेजिनेशन करिए और जरा मुझे सोच के बताइए कि क्या लिखें कि ये पैरेलल नजर आए। महसूस करिए जरा। तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें आमने सामने वाली लाइन को पैरेलल दिखाना है। अगर आमने सामने वाली लाइन को पैरेलल दिखाना है तो उस केस को दिखाने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर Z1 प्लस Z3, यानी कि ये वाला और ये वाला, Z1 प्लस Z3 इक्वल हो Z2 प्लस Z4 के। ध्यान से देखेंगे, अगर Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4 के इक्वल हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दिखाता हूं, यहां पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, Z1 प्लस Z2, ठीक, और यहां से कोई तीसरा केस हो, कहीं भी हो वो, और वो इसके इक्वल आ रहा है, तो इस बात की लगभग पूरी की पूरी संभावनाएं हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखाई दे रही है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखाई दे रही है। ठीक, अब पैरेललोग्राम के केस में, रोम्बस के केस में, स्क्वायर के केस में, और आपका लास्ट रेक्टेंगल के केस में, इन दोनों कंडीशन को तो वेरीफाई करना ही चाहिए। Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4 के इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक, Z2 प्लस Z4 रेक्टेंगल दिखाई दे जाएगा। चलो थोड़ी देर में लिख देंगे रेक्टेंगल की। ठीक है, पैरेललोग्राम की इसके अलावा और कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है उसके अलावा। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। अब 4 साइड इक्वल होने का मतलब क्या? ये दोनों तो चलो हमने सेम कर दी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये कर लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं, Z1 माइनस Z2 और Z4 माइनस Z1 दोनों कैसे हो? इक्वल हो, रोम्बस का केस। तो दूरी का फॉर्मूला अभी बताया था हमने, शायद आप भूल गए हो, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल होगा Z4 माइनस Z1 के। तो आपका केस
कैसा आ जाएगा, ये रोम्बस का केस हो गया। कैसा, रोम्बस का। ठीक, स्क्वायर की अच्छी बात क्या है, रोम्बस में तो चलो ये चारों साइड इक्वल हो गई, वो उसके लिए आपने एक केस लगा दिया कि ये वाली दूरी भी इक्वल करो सर, ये वाली दूरी इसकी इक्वल, पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाली डिस्टेंस अपने आप ही इक्वल हो गई। ठीक, स्क्वायर के केस में चारों साइड भी इक्वल होती हैं और इन दोनों के ये जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, साथ में पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल की कंडीशन आपने लिख रखी है Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4। ठीक, बाकी कंडीशन भी लिखेंगे, चलो लिखो तो। Z1 माइनस Z3 स्क्वायर का केस लिख रहे हैं, इसकी दूरी किसके इक्वल होगी, Z2 माइनस Z4 के। पहली केस दूरी भी इक्वल होगी। अब डिस्टेंस को याद रखना, मॉड्यूलस में दिखा रहे हैं, है ना, ये वाला मॉड्यूलस नहीं था, इन दोनों का सम था, सम इक्वल करा था यहाँ पर। स्क्वायर के केस में इसके अलावा और क्या केस होगा, दूरियां, कौन सी, डिस्टेंस, Z1 और Z2 के बीच की दूरी Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z4 इक्वल्स टू Z4 माइनस Z1। चलिए, ये चारों के चारों इक्वल हो गए। ठीक, स्क्वायर का केस चल रहा है अभी। और क्या केस है, स्क्वायर के केस में इन सब के डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो डायगोनल की दूरी कितनी है वो लिखती क्या, अच्छा Z1 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z4। मेरा भी दिमाग कम काम कर रहा है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इस चीज को। तो Z1 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z4 भी इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल कर दिए एज वेल एज पैरेलल प्रूफ कर दिए और साइड भी इक्वल कर दी। ये वाला केस किसका हो गया, स्क्वायर का केस हो गया। तो पैरेललोग्राम का केस लिखा, रोम्बस का केस लिखा, स्क्वायर का केस लिखा। अभी एक रेक्टेंगल का केस बच रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट नंबर 10 आएगा उसमें हम ट्रायंगल के सारे केस पे चर्चा करेंगे। सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, जितने भी सेंटर हो सकते हैं सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जल्दी से इस टॉपिक को उतारो। अब बस लास्ट बचा है रेक्टेंगल वाला केस। हटाए, चलो रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल के केस में एक तो वही केस था आपका Z1 प्लस Z3 इक्वल होगा Z2 प्लस Z4 के। ठीक, रेक्टेंगल में एक तो आमने सामने वाली साइड इक्वल है, Z1 Z2 Z3 और Z4। एक तो आप कह सकते हैं ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है और ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है। ठीक, जैसे कि आप बोलना चाहें कि Z1 माइनस Z2 की दूरी किसके इक्वल है, Z4 माइनस Z3 के। ध्यान से देखिए, Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल है, Z4 माइनस Z3 के। सेम दूसरा केस भी जनरेट हो सकता है, Z4 माइनस Z1 किसके इक्वल है, Z2 माइनस Z3 के। इतने चार केस लिखने की बजाय हम कोई एक केस सोचे। रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि उसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं, तो डायगोनल इसके भी इक्वल कर दो। Z1 माइनस Z3 का मोड इक्वल होगा Z2 माइनस Z4 के। चलिए, ये वाली डिस्टेंस भी आप इसमें इक्वल करके दिखा सकते हैं। तो बाकी सब केस की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका पैरेलल वाला केस लिख रखा है। तो या तो आप इन दोनों केस को वेरीफाई करके चेक कर लेंगे कि ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये वाली इसकी दूरी और ये वाली दूरी इसके बराबर है, रख करके इसे चेक करके ये वेरीफाई कर लेंगे कि ये वाली क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस निकालना आ गया मान लीजिए, तो इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि आप उस केस में
उसकी चारों डिस्टेंस निकाल करके ये अंदाजा लगा लें, या 5 और 6 और डिस्टेंस निकाल करके 1 2 3 4 5 और 6 और डिस्टेंस निकाल करके ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि वो कौन सा केस होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट केस ट्रायंगल के ऊपर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।